जय हिंद। वेलकम टू दक्षा क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा। बच्चों, आपने जो एग्जाम दिया है DT03, अभी हम उसका पेपर 2 डिस्कस करने वाले हैं। पेपर के लेवल की आप बात करेंगे तो जेई एडवांस से कंपेरेबल लेवल था। ऐसा नहीं था बहुत एक्सट्रीमली टफ था और ऐसा नहीं था ईजी था, मतलब मॉडरेट लेवल था। जो रिक्वायर्ड है वैसा लेवल आपके पास में था। तो आइए बच्चों, वन बाय वन अपने सभी सवालों को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके पास में कैपेसिटर का सवाल है। उसमें क्या बोला गया, कैपेसिटर C1 ऑफ कैपेसिटर 1 माइक्रोफैराड। एक C1 कैपेसिटर है, उसी कैपेसिटर से 1 माइक्रोफैराड, और एक कैपेसिटर C2, उसी कैपेसिटर कितने आपके पास में 2 माइक्रोफैराड। ये सवाल में गिवन है। इन दोनों को सेपरेटली चार्ज किया आपने कॉमन बैटरी से। तो मान लीजिए एक यहाँ पे C1 को चार्ज किया आपने बैटरी से, V बोर्ड की बैटरी से, ये 1 माइक्रोफैराड का था, V से कर दिया। सिमिलरली एक और को कर दिया, दूसरे वाला कैपेसिटर को, 2 माइक्रोफैराड, इसको V से कर दिया। अब इन दोनों पे चार्ज आ गया, इसके ऊपर कितना आ जाएगा, V माइक्रोफैराड के बराबर चार्ज आ गया, CV करेंगे, चार्ज मिल गया। अब इनको क्या किया, इक्वल, फिर इसने बोला गया द टू कैपेसिटर आर देन सेपरेटली अलाउड टू डिस्चार्ज थ्रू इक्वल रेसिस्टर। तो आपने दोनों पे चार्ज ले आया, इस वाले पे चार्ज कुछ Q1 था और यहाँ पे जो Q1 की वैल्यू थी वो आपके पास में V के बराबर आ गई, V माइक्रोफैराड, V मल्टीप्लाई टू द पावर -6 ऐसा आ गया, V माइक्रोकूलम आ गया चार्ज। और Q2 अगर आप देख रहे हैं तो ये आ गया 2V माइक्रोकूलम। ठीक है, तो इस पे चार्ज Q1 था, इसको भी रेजिस्टेंस कुछ R से आपने डीके करवाने की कोशिश की। सिमिलरली सेकंड कैपेसिटर पे इसको भी R से, और ये Q2 था, इसी कैपेसिटर 1 माइक्रोफैराड है, इसी कुछ 2 माइक्रोफैराड है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, The current in the each of the two discharging circuit is 0 at t is equal to 0। देखिए जो करंट की इक्वेशन है डिस्चार्ज में वो आती है I is equal to I नॉट e raised to power minus t by tau, ऐसी कुछ इक्वेशन आती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसके ऊपर जो मैक्सिमम करंट कब आ सकता है, जब इस पे मैक्सिमम पोटेंशियल था, तो इसके क्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल कितना है V, तो I नॉट की वैल्यू दोनों में ही आएगी V by R, क्योंकि दोनों के अक्रॉस जो मैक्सिमम पोटेंशियल आ सकता है वो चार्ज डिफरेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस यही है। नहीं तो आप चाहें तो Q को आप डिफरेंशिएट करें तब भी इक्वेशन मिलेगा, तब भी यही मिलेगा। e रेज़्ड टू पावर माइनस t बाय टाउ की वैल्यू कितनी होगी RC, तो RC कर दिया। यहाँ पे भी अगर आप इक्वेशन लिखेंगे तो V बाय R e रेज़्ड टू पावर माइनस t बाय 2RC कर दिया, बिकॉज हम इसको C बोल रहे हैं, इसको C बोल रहे हैं, तो वो 2C हो गया आपके पास। अब इसने क्या बोला था, करंट इन ईच ऑफ डिस्चार्जिंग सर्किट इज 0 एट t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 पे करंट मैक्सिमम है, 0 नहीं है, क्योंकि डिस्चार्जिंग सर्किट है आपके पास में। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में बोला करंट इन द टू डिस्चार्जिंग सर्किट एट t इज इक्वल टू 0 आर इक्वल बट नॉट 0। हाँ, t इज इक्वल टू 0 पे इसमें V बाय R करंट है, इसमें V बाय R करंट है, दोनों बराबर है और 0 नहीं है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन में बोल रहा था करंट इन टू डिस्चार्जिंग सर्किट एट t इज इक्वल 0 आर अनइक्वल, अनइक्वल नहीं है, इक्वल है V बाय R, थर्ड गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन में बोल रहा है द C1 लूज 50% of its initial charge sooner than the C2 लूज, मतलब बोला 50% पहले कौन चार्ज को लूज कर देगा। तो Q की इक्वेशन अगर बनेगी तो Q कितना आया, इस पे चार्ज कुछ मान लीजिए CV था, Q इज इक्वल टू Q नॉट, या फिर Q नॉट लिख दो, ये लो Q इज इक्वल टू Q नॉट e रेज़्ड टू पावर माइनस t बाई टाउ, टाउ की जगह RC लिख दिया। यहाँ पे Q अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर Q नॉट लिखा है तो यहाँ पे 2Q नॉट है, तो 2Q नॉट e रेज़्ड टू पावर माइनस t बाई टाउ। ये अपना 50% लूज करेगा, जब ये अपना 50% लूज करेगा तो ये वाली वैल्यू कितनी बन जाएगी, Q की वैल्यू Q नॉट बाई 2 बन जाएगा। देख देते हो कितने टाइम में लूज करेगा, Q नॉट ने Q नॉट को मार दिया तो T आपके पास में आ गया RC ln2, इतने टाइम पे लूज करेगा। इसको देखता हूं मैं, यहाँ पे इसका 50% होगा तो Q नॉट बनेगा, इसका 50% Q नॉट बनेगा, तो आपने यहाँ पे टाउ की जगह 2RC लिखा जाएगा, तो यहाँ पे बन गया अगेन 1/2 e रेज़्ड टू पावर माइनस t बाई 2RC, तो यहाँ बन गया ln2 इज इक्वल t बाई 2RC। तो t की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ln2 मल्टीप्लाई 2RC। तो ये जल्दी लूज कर रहा है, ये रेट लूज कर रहा है, तो आप क्या बोलिए C1 है वो जल्दी लूज करेगा एज कंपेयर टू C2, यही ऑप्शन 4 में बोला है। तो आप बोलेंगे यहाँ पे दो ऑप्शन सही हो जाएंगे अपने पास, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4। ठीक, बच्चों हम सेकंड प्रॉब्लम को देखते हैं। सेकंड प्रॉब्लम में क्या बोला गया, देखिए आपसे सेकंड प्रॉब्लम बोल रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 10 माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड टू ए सेल ऑफ EMF 10 वोल्ट एंड फुली चार्ज्ड। तो आप यहाँ पे कैपेसिटर बना दीजिए, इसको एक बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर दीजिए, स्विच को बंद किया, ये कुछ 10 माइक्रोफैराड का था आपके पास,
इसकी जो बैटरी की वैल्यू थी वो 10 वोल्ट थी। जैसे आप स्विच को बंद करेंगे तो इस पे चार्ज जो आ जाएगा वो 100 कूलम आ जाएगा। अब इसने क्या बोला, इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करना शुरू किया। इसमें क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है वो इसके अंदर इंसर्ट करें, सॉरी इंसर्ट करें, तो क्या होगा क्या नहीं होगा ये पूछा था। इंक्रीज ऑन चार्ज ऑन कैपेसिटर, द इंक्रीज ऑन द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज, तो पहले चार्ज कितना था, क्यों इनिशियल अगर मैं देखूं तो वो सी भी था, सी कितना 10 माइक्रोफैराड मल्टीप्लाइड 10 दैट इज 100 माइक्रोकूलम इनिशियल। फाइनल अगर आप देखेंगे क्यू फाइनल, तो क्यू फाइनल देखिए सी बदल गया, बिकॉज अगर हम डायरेक्ट्रिक डाला है उसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ k इज इक्वल टू 3 है, तो कैपेसिटेंस k टाइम्स बढ़ जाती है। तो पहले अगर 10 थी तो अब आपके पास में 30 हो जाएगी, तो कैपेसिटेंस आ जाए 30 माइक्रोफैराड, पोटेंशियल 10, तो आपके पास में 300 माइक्रोकूलम। तो चेंज कितना आया था, इंक्रीज ऑन द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 200 माइक्रोकूलम। आप बोल सकते हैं जो डेल्टा क्यू जो आया दैट 200 माइक्रोकूलम। क्लियर। सेकंड, इसने बोला हीट प्रोड्यूस इज 0। देखिए जब भी चेंज स्लो होगा, जब भी चार्ज स्लोली मूव करे तो हीट फ्लो नहीं होगा, तो आपको सब मतलब सॉरी हीट लॉस नहीं होगा। तो आपने स्लोली इंसर्ट किया है, सवाल में गिवन है कि इसको स्लोली इंसर्ट किया गया है, तो अगर आप स्लोली इंसर्ट करेंगे चार्ज का मूवमेंट भी स्लोली होगा, तो कोई हीट लॉस नहीं होगा डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते वक्त। तो सेकंड वाला ऑप्शन भी सही होगा। थर्ड वाले में अगर आप देखें तो थर्ड वाले में आप ये देखिए, हम ये बोलते हैं वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस हीट लॉस। इससे पहले यही होता था। अब यहाँ पे हीट लॉस दो चीजों के आएगा, एक तो बैटरी का था, एक एक्सटर्नल बॉडी ने भी वर्क किया। तो क्या क्या बोलेंगे, यहाँ पे वर्क डन बाय बैटरी भी आ जाएगा प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल भी आ जाएगा। इससे पहले जो सवाल हुआ करते थे जो हमारे नोट्स में हैं, उसमें एक्सटर्नल बॉडी का वर्क नहीं था, सिर्फ बैटरी वर्क है। अब की बार एक्सटर्नल भी है बैटरी भी, दोनों भी है। अभी किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा यू प्लस हीट लॉस आप बोल सकते हैं। तो ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हो गया है ना। अब देखिए ऑप्शन सी में क्या बोला गया, उसने बोला गया एनर्जी सप्लाइड बाय सेल, ये वर्क डन बाय बैटरी हो गया, इज इक्वल टू इंक्रीज इन एनर्जी डेल्टा यू प्लस वर्क डन ऑन द पर्सन, ये था वर्क डन बाय द पर्सन। अगर आप उसको उधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डेल्टा यू प्लस हीट लॉस माइनस वर्क डन एक्सटर्नल। तो ये एक्सटर्नल बॉडी का किया गया वर्क डन था, इससे बोला वर्क डन ऑन द पर्सन। तो ये आपके पास में इसको अगर आप देखेंगे तो माइनस ऑफ वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल टू फिर वर्क डन बाय पर्सन के वर्क डन ऑन पर्सन हो जाएगा। समझ में आ रहा है भी, एक्सटर्नल बॉडी ने जो वर्क किया वो W एक्सटर्नल है, आपने लिखा है माइनस ऑफ W एक्सटर्नल, तो वो किसके बराबर होगा। आपने इस पे जो वर्क किया, कैपेसिटर वाला चीज है, कैपेसिटर ने इस पे जो वर्क किया उसकी बात कर रहे, तो इस वजह से ये वाला यहां पे जाके फिर वर्क डन बाय वर्क डन ऑन द पर्सन हो जाएगा। तो इस वाले को आप ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा यू प्लस हीट लॉस प्लस वर्क डन बाय पर्सन, वर्क डन ऑन पर्सन। क्लियर, तो आपके पास बराबर आ जाएगा। अब उसमें हीट लॉस 0 है, चाहे आप हीट लॉस को लिखिए चाहे ना लिखिए फर्क नहीं पड़ेगा। तो थर्ड भी सही हो जाएगा और फोर्थ भी सही हो जाएगा। फिर थर्ड वाले में आपके पास में जो वर्क डन बाय बैटरी है वो डेल्टा यू प्लस वर्क डन ऑन द पर्सन बाय, फिर डायरेक्टली लिखा हुआ है, हीट लॉस नहीं लिखा हुआ, 0 है, आप नहीं लिखे तब भी सही है। और उससे नीचे वाले में हीट लॉस भी लिखा हुआ है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों इसमें 4 ऑप्शन सही हो जाएंगे, ए बी सी डी। अब हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ये भी डाइलेक्ट्रिक का सवाल है। इसे बोला गया द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद नो डाइलेक्ट्रिक इज कनेक्टेड टू ए वोल्टेज सोर्स। ठीक, नाउ ए डाइलेक्ट्रिक of dielectric constant K is inserted to fill the whole space between the plates with the voltage source remaining connected to the capacitor. कैपेसिटर था, बैटरी से कनेक्टेड था, इसको ऐसे रखा, इसमें कुछ चेंज नहीं किया, हमने डाइलेक्ट्रिक को इसके अंदर इंसर्ट करना शुरू कर दिया। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि अगर आप इस कैपेसिटर्स को इसके अंदर डालते हैं तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर बिकम K टाइम्स। तो इनिशियल एनर्जी कितनी है, देखिए इनिशियल एनर्जी थी हाफ CV², और फाइनल कितना बन जाएगा, C बन जाएगा KC, तो हाफ KCV²। तो एनर्जी K टाइम्स बढ़ गई, सही बात, पहला ऑप्शन सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर विल डिक्रीज बाय K टाइम्स। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स है, प्लेट से पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स है, तो E कितना हो जाएगा, डेल्टा V बाय T। तो आपके पास में डेल्टा V फिक्स है, तो E भी आपके पास में क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, तो E सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। क्लियर। अगर आप वैसे जाएंगे आप ये बोलेंगे, कुछ लोग इसको उल्टा सोचें तो गलत सोच सकते हैं। लोग बोलेंगे से पहले E नोट था, अब E नोट बाय K हो जाएगा, तो डायरेक्ट डाल दिया, क्योंकि जैसे आप डायरेक्ट डालेंगे चार्ज ही बदल जाएगा। तो पहले E नोट इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो अब कुछ E डैश आएगा, तो E डैश बाय K भी E नोट के बराबर होगा, क्योंकि चार्ज भी तो बदल जाएगा ना। अगर एक कैपेसिटर आइसोलेटेड होता तब पहले चार्ज Q था, अब भी प्लेट पे Q ही रहेगा, तो पहले ये E नोट होता, अब E नोट बाय K हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर जैसे अगर ये कनेक्टेड है बैटरी, तो चार्ज बदल जाएगा। तो पहले अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E नोट था, अब E डैश बाय K होगा, E डैश बदल गया, चार्ज बदल गया इस प्लेट के ऊपर।
आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये सेम रहेगा, आप कोई भी अप्रोच से करके देख लीजिए, सेकंड ऑप्शन सही नहीं होगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स विल बिकम k स्क्वायर टाइम्स। देखिए अगर आप इस पे वाली प्लेट पे कुछ q चार्ज है, इस पे कुछ माइनस q चार्ज है, तो इस प्लेट पे जो EFI आएगा वो तो q बाय 2a एप्सिलॉन सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई q, ये आता है फोर्स, ये आता है फोर्स, ये आता है ना फोर्स आपके पास में। अभी आप सोच के देखिए चार्ज कितने टाइम्स बढ़ गया, पहले CV था अब KCV हो गया। देखिए यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं, पर ये प्लेट वाले रीजन में डाइलेक्ट्रिक नहीं है, प्लेट तो बाहर है ना डाइलेक्ट्रिक के, तो यहाँ पे जो EFI आएगा, इस पे चार्ज कुछ Q है, तो यहाँ पे EFI सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, तो Q बाय 2 एप्सिलॉन, बाय K नहीं करना है क्योंकि ये प्लेट इसके बाहर है डाइलेक्ट्रिक के, और इसमें आप Q मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स आ गया। अब पहले चार्ज Q था, अब K टाइम्स हो गया, तो फोर्स भी आपके पास में K टाइम्स बढ़ जाएगा, Q पे डिपेंड कर रहा है ना, जो फोर्स है वो Q स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो Q पहले Q था, अब KQ हो गया बिकॉज कैपेसिटेंस K टाइम बढ़ गया, तो K स्क्वायर टाइम्स फोर्स इंक्रीज कर जाएगा, ये बात सही है, थर्ड ऑप्शन मैच कर जाएगा। फोर्थ द चार्ज ऑफ कैपेसिटर विल बिकम K टाइम्स, ये बात हमने देखी थी, तो इसमें तीन ऑप्शन मैच कर जाएंगे, ऑप्शन 1, 3 एंड 4। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट हम प्रॉब्लम नंबर 4 पे चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 में बोला गया कि ऐसे दो प्लेट्स थी और इन पे यहाँ पे इसको बैटरी से कनेक्ट किया गया, इनिशियल स्विच ओपन था और यहाँ पे जो चार्ज था वो -2 CE था इस पे, और इस पे कुछ प्लस CE था, ऐसा कुछ बोल दिया इसने। तो ये तो वो सवाल हुए ना, ऐसे दो प्लेट्स है, एक पे चार्ज कुछ Q1 है, एक पे चार्ज कुछ Q2 है, तो इनिशियल तो वैसे ही है, तो बाहर वाले सरफेस पे कितना है, समीशन ऑफ Q/2 अंदर भी उसके हिसाब से, तो इन दोनों का नेट अगर आप जोड़ेंगे तो -CE बन गया, तो बाहर यहाँ पे कितना आएगा -CE/2, तो यहाँ पे भी कितना आएगा -CE/2, और तो यहाँ पे कितना बन गया -3CE/2, और यहाँ पे बन गया फिर +3CE/2, ऐसा कुछ बन गया। क्लियर? अब ये वाले चार्ज नहीं बदलेंगे, सेम के सेम रहेंगे, इस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ये नहीं हिलेंगे। आप बैटरी कनेक्ट करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस से कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो EFI होता है वो इनकी वजह से आता है। भाई आप बात समझिए, हमें पोटेंशियल डिफरेंस कुछ मेंटेन करना है, फिर बढ़ाना है या फिर घटाना है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो EFI की वजह से आता है, और जो EFI है यहाँ पे वो इन दोनों चार्ज की वजह से आएगा, तो इन दोनों कोई नहीं छेड़ेगा, सेम के सेम पड़े रहेंगे। सबसे पहले इसने क्या बोला, सबसे पहले बोला था इन द स्टडी स्टेट चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ प्लेट A एंड B विल बी सेम इन मैग्नीट्यूड एंड साइन। सही बात है, आउटर सरफेस पे जो चार्ज होगा दोनों प्लेट्स के, उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा और साइन भी सेम होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन मैच करता है। सेकंड वाले में बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड सेम होगा पर साइन अपोजिट होंगे, गलत बात है, मतलब सेम मैग्नीट्यूड है सेम साइन है। फिर थर्ड में बोलते हैं स्टडी स्टेट द चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑन A एंड B विल बी सेम इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट। ये बात तो हमेशा सही है, कभी भी देखेंगे आमने सामने प्लेट पे इक्वल अपोजिट चार्ज आएगा, तो थर्ड ऑप्शन सही है। तो बर्डन बाय सेल टिल द स्टेट। अब देखिए स्विच बंद करने के बाद में क्या होगा, स्विच को अगर आप बंद करेंगे तो स्विच को बंद करने के बाद में आपको जो कैपेसिटर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो इस पे सॉरी V है ये, तो इस पे +CE चार्ज आ जाएगा और इस पे कितना आ जाएगा -CE। तो बैटरी से कितना चार्ज फ्लो किया, पहले इस पे था -3CE/2, अब बन गया CE, तो अगर आप देखें Q फ्लो बैटरी से जो फ्लो किया वो इतना आया CE + 3, दिस इज 5CE/2, सही, इतना आया चार्ज फ्लो। अगर हम देखेंगे वर्डन में बैटरी, तो वर्डन बैटरी कितना है Q मल्टीप्लाई इसका ये, दैट इज 5CE²/2, तो ये वर्डन पे बैटरी आएगा आपके पास में, तो फोर्थ ऑप्शन ही मैच कर जाएगा। तीन ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन 1, 3 एंड 4। नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। क्वेश्चन 5 में क्या बोल रहा है, इन द फिगर शोज ए ग्राफ ऑफ करंट इन डिस्चार्जिंग सर्किट ऑफ ए कैपेसिटर थ्रू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 10 ओम और करंट का ग्राफ गिवन है, बना लेते हैं। ऐसे करंट का ग्राफ गिवन है, ठीक। तो इक्वेशन क्या बनी है आपके पास में, आपने लिखा I = I0 e⁻t by tau। सर्किट कुछ ऐसा है, यहाँ पे कैपेसिटर, यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये C, रेजिस्टेंस R, इसके लिए कुछ 10 ओम। आप वैसे जो अप्रोच करते हैं आप इससे अप्रोच करते हैं, सर हम सबसे पहले इसी से चलते हैं, हमें ये इक्वेशन के बारे में ज्यादा आइडिया, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये बनता है Q0 / RC e⁻t/τ, ठीक है। तो ये Q0 क्या हो गया, अभी पहले जो चार्ज था वो हो गया /RC, ये वैल्यू आपके पास में आ गई। अब सवाल में क्या गिवन है, I0 गिवन है आपको, I0 कितना गिवन है 10 एम्पियर, I0 कितना गिवन है 10 एम्पियर, ओके। और क्या गिवन है, एक स्पेसिफिक वैल्यू पे किसी स्पेसिफिक टाइम पे करंट गिवन है, तो आपने लिखा
इस इक्वेशन में दिस इज 2.5, आई गिवन 2.5 कब 2 सेकंड के ऊपर, यहाँ पे आई नोट की वैल्यू होगी 10 ई रेज़्ड टू पावर माइनस टी बाई टाउ, तो ये बन गया 1/4 और टाइम की वैल्यू 2 है तो ई रेज़्ड टू पावर माइनस 2 बाई टाउ, तो इसको हम सॉल्व करें तो ये बन जाएगा ln 2 बाई टाउ, टाउ को आर सी लिख दूँ 2 बाई टाउ, टाउ को लिख दिया आर सी, आर की वैल्यू 10 है मल्टीप्लाई सी हो गया, फिर ये इसने इसको उड़ा दिया तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 1/10 ln 2, ये कैपेसिटेंस आ गया 1/10 ln 2, तो ये तो सेकंड ऑप्शन सही होगा। द इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये आई नॉट पता है तो आई नॉट इसके बराबर होगा, तो आपने लिखा क्यू नॉट डिवाइड बाय आर सी दैट शुड बी इज इक्वल टू 10 एम्पियर, आर की वैल्यू 10, आर सी था ना ये, और सी की वैल्यू पता है आपको दैट इज 1/10 ln 2, इसने इसको उड़ा दिया तो क्यू नॉट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 10/ln 2, ठीक, और ये किसके बराबर हो जाएगा c मल्टीप्लाई v, c की वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो v कितना आ जाएगा 100, नहीं तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, मैं एक और तरीका बताता हूँ आपको भाई, जो इसके पोटेंशियल डिफरेंस है इनिशियली जो पोटेंशियल डिफरेंस था तो करंट कितना आएगा v नॉट बाय r आएगा, तो करंट v नॉट बाय r है तो आपको पता है t इज इक्वल टू 0 पे करंट है 10, रेजिस्टेंस है 10, तो ये 100 वोल्ट है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 100 वोल्ट था, डायरेक्टली वैसे भी कर सकते हैं, फर्स्ट सही सेकंड सही। हीट लॉस कितना प्रोड्यूस करे ये हमें निकालना है, तो जो टोटल एनर्जी थी वो देख लेते हैं पहले कितनी थी, तो इनिशियल दैट इज q²/2c या फिर हाफ cv², इतनी एनर्जी थी वो सबकी सब हीट लॉस में चली जाएगी, तो उसको यहाँ पे थोड़ा सोल्व करते हैं, तो हाफ c की जगह कितना आ गया 1/10 ln 2 और v की वैल्यू 100 थी, v की वैल्यू 100 थी ना आपके पास में, तो ये बन जाएगा 10⁴, तो ऐसा कुछ आएगा पर आपके पास में, ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन आएगा, तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी बन गई, यहाँ से आप सोल्व कर लेंगे। तो फोर्थ पार्ट में बोला गया कि द थर्मल पावर ऑफ रेसिस्टर विल बी डिक्रीज बाय, तो पावर में अगर आप देखते हैं तो पावर का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बनता है I²R, ठीक है, तो I की इक्वेशन ये है, तो पावर को आप क्या लिखेंगे I02 ई रेज़्ड टू पावर माइनस 2t बाई टाउ, ऐसा बनेगा आपके पास में, तो इसमें जो टाउ इफेक्टिव दिखाई देगा आपको वो कितना बन जाएगा टाउ/2 बन जाएगा, टाउ/2, तो टाउ की वैल्यू कितनी थी देखिए, टाउ आर सी होता है आर, और सी की वैल्यू कितनी है आपके पास में, सी इज बिकम, हमने सी निकाला था ना, सी इज 1/10 ln 2 और यहाँ पे 2 आ गया, तो 2 ln 2 आ जाएगा आपके पास में, तो फोर्थ ऑप्शन ही मैच हो जाएगा, तो चार ऑप्शन सही हो जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, क्लियर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया द स्विच S हैज बीन क्लोज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड द इलेक्ट्रिक सर्किट शोन कैरीज ए स्टडी करंट, ओके, C1 गिवन है, C2 गिवन है, R1 और R2 भी गिवन है, पावर डिसिपेटेड इन R2 भी गिवन है, तो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ओपन द चार्ज ऑन C1 इज, देखो सर्किट में देखते हैं एक बार, ऐसा कुछ सर्किट है आपके पास में, यहाँ पे एक बैटरी है और यहाँ पे ऐसे कैपेसिटर है और यहाँ पे ऐसे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये स्विच बना दिया, फिर एक रेजिस्टेंस है, फिर एक कैपेसिटर है, ऐसा उसने कुछ बना रखा है, ये वैल्यू 7 किलो ओम है, ये वाली वैल्यू 4 किलो ओम है, और ये वाला C2 की वैल्यू गिवन है 6 माइक्रोफेराड और C1 है 3 माइक्रोफेराड। अब इसमें क्या क्या गिवन है आपको बोला गया सब डाटा गिवन है, पावर डिसिपेटेड इन R2 स्टेडी स्टेट पे आपके पास में ये है, ओके, तो सबसे पहले तो हम इस बैटरी की वैल्यू निकालते हैं, स्विच को अगर आप लंबे टाइम तक बंद रखेंगे तो इस वाले ब्रांच से कोई करंट नहीं जाएगा, इस वाली ब्रांच से करंट नहीं जाएगा, तो करंट ऐसे जाएगा, यहाँ से जाके ऐसे करके ऐसे आएगा, तो जो करंट आ रहा है वो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, यहाँ पे फिर ऐसे और फिर ऐसे, इन दोनों से कोई करंट नहीं जा रहा इनिशियली, जब स्विच को लंबे टाइम तक क्लोज रखा स्विच स्टेट आगे, तो इससे जो पावर डिसिपेटेड है वो 2.8 ओम है, तो मैंने लिखा I²R2 दैट शुड बी इज इक्वल टू 2.8, तो I²R2 की वैल्यू कितनी दिस इज बिकम 2.8 ना, स्क्वायर R, ओके, तो R की वैल्यू कितनी 7000,
डन। एक और यहाँ पे ये ऐसा बन गया, यहाँ पे कुछ 4 आ गया। तो आई को अगर आप देखेंगे बच्चों तो कितना बन गया 2/100 एम्पियर, ये करंट है। क्लियर। हमें बैटरी की ई की वैल्यू निकालनी है, बैटरी की वैल्यू ई की वैल्यू निकालते हैं। तो इसकी ई की वैल्यू अगर हम निकालना है तो आई इज इक्वल टू किसके बराबर था, स्विच स्टेट की अगर हम बात करूं, डिवाइड बाय 11,000, क्योंकि ये 4 किलो ओम, ये 7 किलो ओम, तो ये दोनों सीरीज के साथ ट्रीट होंगे जब स्विच लंबे टाइम तक बंद रहेगा। तो ऐसा आ गया, आई की वैल्यू है 2/100, तो हमने लिख दिया ई डिवाइड बाय 11,000। ठीक है, इन दोनों ने इसको उड़ा दिया, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 220 वोल्ट, ऐसा कुछ ई आ गया। अब हमसे क्या पूछा वो देखिए, आपको बोला गया स्विच को ओपन कर दिया, स्विच को जी ठीक है ये लो ओपन कर दिया, तो चार्ज और कैपेसिटर C1 कितना आएगा लॉन्ग टाइम। स्विच को ओपन कर दिया तो भाई ये अपने आप में फिर इससे करंट नहीं जा पाएगा कोई, क्योंकि ये कैपेसिटर ओपन हो जाएगा, इससे कोई करंट नहीं जा पाएगा। तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो ई के बराबर बनेगा, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो ई के बराबर है, इसके क्रॉस भी ई के बराबर आएगा। तो दोनों फिर ओपन हो जाएंगे, कहीं से करंट नहीं जाएगा, तो इस कैपेसिटर के क्रॉस भी ई के बराबर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा और इसके क्रॉस भी ई के बराबर ही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। अब आपसे C1 पे चार्ज पूछा गया, तो Q कितना हो जाएगा C1 मल्टीप्लाई ई, दैट इज 3 माइक्रोफैराड मल्टीप्लाई 220, तो कितना गया 660 माइक्रोकूलम। फोर्थ ऑप्शन आपके पास मैच कर जाएगा। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चों प्रॉब्लम नंबर 7 पे। प्रॉब्लम नंबर 7 में क्या बोला गया देखिए, बोला गया स्विच S हैज बीन क्लोज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, ओके ये कॉम्प्रिहेंशन का सवाल है ना, इसी में एक और सेम ऐसा ही है, सारा डाटा वही है। जब पूछा चार्ज और कैपेसिटर C1 एंड C2 रिस्पेक्टिवली, ओके अब इस वाले केस में सेकंड वाले सवाल में क्या पूछ रहा है कि ये ऐसे क्लोज था, वैसे क्लोज ही पड़ा है। अब बताइए चार्ज एक हर एक कैपेसिटर में कितना आएगा। तो मैंने बोला इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था, अगर आप इस पे निकाले, इसको कुछ Q1 चार्ज बोले, इस वाले केस में से कुछ Q2, ये आपके पास में एक कॉम्प्रिहेंशन के सवाल है। तो यहाँ पे Q1 की वैल्यू जो आपके पास में आएगी वो कितना आएगा 3 माइक्रोफैराड मल्टीप्लाई इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि जो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट इज 4000 मल्टीप्लाई आई की वैल्यू कितनी है 2/100। Q2 अगर आप देखेंगे तो आपके पास में C कितना 6 माइक्रोफैराड मल्टीप्लाई इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट इज 7000 मल्टीप्लाई 2/100। अब थोड़ा मार्कट बचाइए यहाँ पे, ये यहाँ पे उड़ गया, तो ये वाली वैल्यू कितनी बन गई आपके पास 240 ना, 240 माइक्रोकूलम। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसने इसको उड़ा दिया, तो 840, सही किया 840 बनेगा ना, 140 और 840 माइक्रोकूलम। ठीक, तो आपके पास में 7 सवाल का थर्ड ऑप्शन मैच कर जाएगा। क्लियर, ठीक है। ये नेक्स्ट वाला भी इसी कॉम्प्रिहेंशन का, ये देख लेते हैं 8 नंबर। आपको बोला स्विच हैज बीन क्लोज्ड, सब ठीक है, वो सेम बात है। द पावर डिसिपेटेड थ्रू रेजिस्टेंस R1, तो R1 से कितना होगा इससे पूछा है। तो पावर जो 4 किलो ओम से आएगा, दैट इज आई स्क्वायर R, आई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 4 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 100, R की वैल्यू कितनी हुई 4000, ये 3 यहाँ पे साफ हो गए, दिस इज बिकम 1.6 वोल्ट, 1.6 वोल्ट। क्लियर, तो सेकंड ऑप्शन आपके पास मैच कर जाएगा। क्लियर, तो सिंपल ही थे सवाल, ज़्यादा दिक्कत वाली नहीं थी इसमें, पूरा कॉम्प्रिहेंशन था, आसानी से हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये आपको बोला कि यहाँ पे ऐसे एक बैटरी है, यहाँ पे 1 ओम की रेजिस्टेंस है और यहाँ पे 2 ओम की रेजिस्टेंस है। ठीक, ये 6 वोल्ट हो गया, ये 2 ओम हो गया और यहाँ पे कैपेसिटर बना दिया। ऐसे बैटरी रेजिस्टेंस बैटरी, ऐसे कुछ गंदा सर्किट आपको बना रखा है। ये वाला अर्थ है आपके पास में, ये वाला कुछ अर्थ है। ठीक है, डाटा गिवन है, ये 1 ओम 5 ओम
10 वोल्ट, 3 वोल्ट, 1 वोल्ट पूछ क्या रहा है, और यहाँ पे इसको ऐसे ज्वाइन कर रखा है। आपसे पूछा कि डिपेंडेंट चार्ज और कैपेसिटी स्टेट, कुल मिला के मुद्दा ये, इसका फर्क नहीं पड़ेगा। देखना, मैं मान लूँ यहाँ का पोटेंशियल कुछ V है, ठीक है, यहाँ का V मान लिया, तो इस वाले पोटेंशियल कितना हो गया V-6। इससे तो कोई करंट जाएगा नहीं, बिकॉज कैपेसिटर स्टेट पे कोई करंट नहीं जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे V-6 आएगा, तो यहाँ पे कितना V, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके V6 आ गया, खत्म बात। पोटेंशियल डिफरेंस 6 आ गया, तो चार्ज कितना आ जाएगा, C मल्टीप्लाई डेल्टा V, तो 1 माइक्रोफैराड मल्टीप्लाई 6, तो आपके पास में Q कितना आ जाएगा, 6 माइक्रोकूलम आ जाएगा। क्लियर, सेकंड ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो बाकी सब झमेला फालतू था, उसी कोई जरूरत आपके पास नहीं थी। क्लियर। 10 की बात करते हैं, थोड़ा अच्छा है सवाल ना, पर सोचेंगे तो आसानी से हो जाएगा। सवाल में बोला गया A and C आर द कॉन्सेंट्रिक शेल, डायग्राम भी गिवन है, बना लेते हैं। एक शेल ये रही, एक शेल कुछ ये रही, ये कुछ A है और इसकी रेडियस कुछ C है। अब इसने क्या बोला गया कि एक डाइलेक्ट्रिक शेप भी कुछ आपने ऐसे डाला है, स्फेरिकल शेप का एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ऐसा कुछ, ये को डाइलेक्ट्रिक आपके पास, डाइलेक्ट्रिक जो यहाँ पे रेडियस है वो कुछ B है। सवाल में गिवन ये है कि अंदर जो चार्ज है वो कुछ Q है, इस पे यहाँ पे कुछ चार्ज जो दिया है आपने वो Q है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे फिर माइनस Q आएगा, और यहाँ पे कुछ आपके पास में प्लस Q आएगा। आपसे पूछा क्या है, द पोटेंशियल ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, हमें इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। अब देखिए कैसे निकाल सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप ओवरऑल ऑब्जर्व करेंगे, जो EFI में चेंज है वो यहीं पे चेंज है, इसके अंदर चेंज है, बाहर कहीं कोई चेंज नहीं है, बाहर जैसा था वैसे के वैसा ही है। अगर आप EFI देखेंगे तो जो डाइलेक्ट्रिक का इम्पैक्ट है वो सिर्फ इतने से रीजन में है, बाहर कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो अगर आप यहां से चल के आए, ऐसे बाहर से अगर आप चल के देखें पोटेंशियल, तो इस वाले पॉइंट का जो पोटेंशियल पहले आता जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था, अब भी वही आएगा। पर डाइलेक्ट्रिक के बिना जो इस पॉइंट का पोटेंशियल आएगा, जो पहले आता वही आएगा आपके पास में नहीं, क्योंकि आप सोच के देखिए, पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि एक यूनिट चार्ज को लेके आएंगे। तो जब EFI देख रहे हैं तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक होना, डाइलेक्ट्रिक होने से सिर्फ इसी रीजन में फर्क पड़ेगा ना, E नोट बाई के, जो बाहर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, बाहर तो सेम का सेम EFI आएगा। जहां पे डायरेक्टिव होता है वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड में फर्क पड़ता है, तो बाहर के एरिया में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड में फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब आप यूनिट चार्ज को लेके आ रहे हैं यहां से लेके यहां तक, तो यहां तो पता ही नहीं रहेगा ना उसको, यहां तक पहुंचे कुछ है भी क्या। तो जो पोटेंशियल आपके पास है बिना डायरेक्ट्रिक के आता वही आएगा, और अंदर जाके पूछता तब चीजें बदल जाती, बिकॉज अंदर EFI डिफर होता, पर बाहर से आप चल के तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखिए इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, जब डायरेक्ट्रिक नहीं होता तो इन दोनों की वजह से कितना बन गया, 0 बन गया। अरे समझ में आ रहा है, इस वाले की वजह से चल के आएंगे तो इन दोनों 0, सिर्फ इसकी वजह से लिखेंगे, दैट इज K Q डिवाइड बाय B, ये आ जाएगा पोटेंशियल। फिर बात समझ में आ रही है। अगेन मैं समझाता हूं बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जहां पे डाइलेक्ट्रिक है वहीं पे बदला इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें अगर आप पोटेंशियल की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होगा भाई आप इन्फिनिटी चल के आ रहे हैं तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो EFI यहाँ पे तो वैसा ही है ना जैसा डाइलेक्ट्रिक होता जाए ना, तो फर्क थोड़ी पड़ेगा उससे, बाहर वाले रीजन सिर्फ यहाँ पे बदला। तो हमें तो इसके डायरेक्ट्रिक में जाना नहीं पड़ा ना, तो बाहर से बाहर 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 यहीं तक पहुंचे, तो यहाँ पे तो वही पोटेंशियल है जो डायरेक्ट ना होता। अगर डायरेक्ट नहीं होता तब तो आप इजिली कर सकते हैं ना। मैं आपको बोलता है एक शेल है, इस पे नेट चार्ज 0 है, इस पे नेट चार्ज, इस पे नेट चार्ज Q है, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल निकालते, इसकी वजह से 0, इसकी वजह से क्या लिखते हैं K/R, वही तो लिखा है। क्लियर। तो थोड़ा सा ट्रिकी सवाल था, थोड़ा सोचने वाला था, सोचते तो इजीली हो जाता, दिक्कत नहीं होती। डन। नेक्स्ट बच्चों हम 11 नंबर प्रॉब्लम की बात करते हैं। आपको बोला कि यहाँ पे ऐसे एक रेजिस्टेंस है, ना दीजिए R, यहाँ पे कैपेसिटर है, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है ऐसे, ठीक, और यहाँ पे कैसे बैटरी लगी हुई है, स्विच कुछ ऐसा है, E का स्विच को सेट कर दीजिए, ये R और ये C। थोड़ा ट्रिकी सा है, अगर आप मतलब सोच रहेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगी, फिर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सवाल में बोला गया कि चार्ज कैपेसिटर पे कितना होगा जब बैटरी से करंट 50% बन जाए मैक्सिमम वैल्यू का। अगर आप देखें T=0 पे करंट कितना है, एक बार वैसे ट्रिकी है तो मुझे वैसे दिख रहा है, इस वजह से मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ। T=0 पे जो करंट है वो E/R है, बिकॉज ये तो ओपन हो गया तो E/R। और अगर आप T=0 की बात करें, T=0 पे शॉर्ट हो जाएगा तो ये दोनों R/2 बन जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपके पास में E/R। ये शॉर्ट कर दिया तो R और R R/2, तो करंट आ गया E/R/2। अगर आप T=∞ पे देखें,
t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, ये कैपेसिटर ओपन हो जाएगा तो करंट कितना बन जाएगा आपके पास में E/R। अब इसने क्या बोला है कि जब करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो जाए, तो मैक्सिमम वैल्यू का हाफ तो t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे ही होगा, दिखाई देगा इसमें। और अगर इस टाइम पे हाफ में t इज इक्वल टू इन्फिनिटी की बात कर रहा है, मतलब पूछा t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा, तो कैपेसिटर ऐसे कुछ ओपन बन जाएगा, इस दोनों पॉइंट जो पोटेंशियल आएगा वो E ही आएगा, तो चार्ज कितना हो जाएगा आपके पास में C मल्टीप्लाई। तो डायरेक्टली दिख गया था, बात अलग है, बेसिक से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर करंट थ्रू बैटरी निकालने के लिए बोला है, सवाल ढंग से पढ़ना, करंट थ्रू कैपेसिटर नहीं बोला, करंट थ्रू बैटरी बोला। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 12 की। प्रॉब्लम 12 में बोल रहा है द प्लेट्स S and T of an uncharged parallel plate capacitor are connected across the battery. The battery is then disconnected and charges on the plate are now connected to the system as shown in the figure. Fine. The system is in equilibrium, the strings are massless है, the magnitude of charge on the each plate. तो कोई मिला के मुद्दा ये है, यहाँ पे ऐसे कैपेसिटर है, यहाँ पे एक पुली है, फिर यहाँ पे ऐसे एक स्प्रिंग है और इसको ऐसे M से हैंग करा गया, तो यहाँ पे कुछ ऐसे, इस पे कुछ नेगेटिव चार्ज होगा, मान लीजिए इस पे कुछ प्लस होगा, तो ये प्लेट इस प्लेट को ऐसे कुछ खींच रही है, तो ये फोर्स जो है वो टेंशन से बैलेंस आउट हो जाए, तो टेंशन जिस फोर्स से खींचा जा रहा है इस प्लेट को इधर, वो mg है वो फोर्स, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इसके बराबर हो जाना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना था, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई q, ये mg के बराबर हो जाएगा। किसकी वैल्यू निकालनी है, चार्ज की वैल्यू निकालनी थी, तो आपके इसमें q कितना आ जाएगा, √2a एप्सिलॉन नॉट mg, 2a एप्सिलॉन नॉट mg। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास से मैच कर जाएगा। स्प्रिंग का कोई मतलब नहीं था, ये स्प्रिंग ऐसे ही फालतू डराने के लिए दिया हुआ था। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 13 की बात करते हैं। प्रॉब्लम 13 में क्या बोल रहा है, इन ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड टू ए सेल ऑफ EMF 20 वोल्ट, द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर आर ड्रॉन अपार्ट स्लोली टू डबल द डिस्टेंस बिटवीन द डैम। ठीक है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा, तो यहाँ पे ऐसे कैपेसिटर बना लीजिए आप, ये बैटरी है 20 वोल्ट की और ये 2 माइक्रोफैराड है। अगर आप डिस्टेंस को डबल कर देंगे तो कैपेसिटर होता है A एप्सिलॉन बाय D, तो कैपेसिटर डबल हो जाएगा, तो डिस्टेंस को डबल किया ना आपने, तो कैपेसिटर हाफ हो जाएगा, तो 1 माइक्रोफैराड बन जाएगा कैपेसिटर फाइनली। A एप्सिलॉन बाय D होता है, अगर आप डिस्टेंस को डबल करें तो कैपेसिटर हाफ हो जाएगा, तो ये 1 माइक्रोफैराड बन जाएगा। तो इसने बोला कि अगर स्लोली हम ये कर रहे हैं तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा, तो मैंने लिखा वर्क डन बाय बैटरी प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस हीट लॉस। प्रोसेस स्लोली हो रहा है तो हीट लॉस 0। ठीक है, वर्क डन बैटरी पहले चेक करते हैं, तो ये तो 40 था आपके पास में, यहाँ पे 40 कूलम चार्ज था पहले, और यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये बजाय 20 माइक्रो कूलम, तो वर्क डन बाय बैटरी में चार्ज अंदर चला गया, तो बैटरी पे माइनस वर्क करेगी बैटरी, तो माइनस कितना है आपके पास में 20 माइक्रोकूलम मल्टीप्लाई बैटरी का EMF 20 प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल, ये हमें निकालना है। डेल्टा यू देखते हैं, यू फाइनल कितना बना, हाफ CV², तो 200 आ गया, और इनिशियल कितना था, हाफ CV², तो 400 आ गया, तो ये भी बन गया -200 माइक्रोजूल। फाइनल में इनिशियल तो माइनस आ गया ना, ठीक है, तो यहां से अगर हम वर्क डन बाय एक्सटर्नल निकालते हैं कितना गया, -200 माइक्रोजूल, और ये बन गया -400 हो जाएगा, +400 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 200 माइक्रोजूल। तो आपके पास में सेकंड ऑप्शन मैच कर जाएगा। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। तो इसमें जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा है, यहाँ पे दिस इज 8 वोल्ट बना दिया, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ये कुछ 10 ओम है, और यहाँ पे ऐसे कैपेसिटर है, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी बन गई 0.1 माइक्रोफैराड है। अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो, मतलब मैं कुछ सिंपल बना देता हूँ इसको थोड़ा, तो कुछ ऐसा है आपके पास में, यहाँ पे ऐसे कुछ 20 ओम आपने कनेक्ट कर रखा है, ऐसे ही पॉइंट बना रखा है, यहाँ पे ऐसे कुछ 10 ओम है, और यहाँ पे ऐसे कुछ 20 ओम है, और ये वाले दोनों मिलके भी 20 ओम होंगे, ऐसा कुछ है, ठीक है। आपसे बोला कि अंडर स्टेडी स्टेट की कंडीशन पूछे, चार्ज ऑन कैपेसिटर, अगर आप पहले करंट थोड़ा देखते हैं तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो ये 20 20 10 हो गए, फिर ये 10 और 10 20 हो गया आपके पास में, तो इसको हटा के अगर बनाना चाहूँ तो ऐसे बना सकता हूँ,
इसके पैरेलल में एक 20 ओम लगा दीजिए, ऐसे एक ही बात है। अब करंट अगर आप देखें तो 20 और 20 10 और 10 20 और 8/20 एम्पियर करंट आ रहा है। दैट इज 8/20 का मतलब हो गया आपके पास में 2/5 एम्पियर। तो यहाँ पे 2/5 आ रहा है यानी 0.4 एम्पियर। यहाँ पे ऐसे कुछ 0.2 जा रहा है, यहाँ पे भी ऐसे कुछ 0.2 जा रहा है। क्लियर? तो इसके जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस वाली रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है वो वही सेम, बिकॉज ये पॉइंट ए है, ये ए है, ये बी है, तो यही पोटेंशियल इसके अक्रॉस है। तो Q अगर आप देखेंगे दैट इज C मल्टीप्लाई डेल्टा वी, तो डेल्टा वी कितना आ गया 4 वोल्ट, तो Q आ जाएगा 0.4 माइक्रोकूलम। फर्स्ट ऑप्शन मैच कर गया, सेकंड गलत हो गया। करंट इन द रजिस्टर आर बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, इससे बोल रहा है इस वाले से, तो वो 0.1 है नहीं 0.2 है, फिर बिटवीन ए एंड 0.4, तो एक ऑप्शन मैच कर जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन वो हो जाएगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं बच्चों प्रॉब्लम नंबर 15 पे। प्रॉब्लम नंबर 15 बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, ऐसा सवाल आपको नहीं देखा होगा आपने पहले, तो अच्छा है, आप इसको नोट कर सकते नोट्स में। इसने बोला ऐसे यहाँ पे एक स्विच है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है ऐसे, यहाँ पे कैपेसिटर है और यहाँ पे ऐसे कैपेसिटर है, इसको ऐसे ज्वाइन कर रखा है, और यहाँ पे स्विच S2 है, यहाँ पे ये, और यहाँ पे ऐसे बैटरी बना दी 2E की, और ये वाला कुछ E बन गया, ये C बन गया, ये R1 लिखा हुआ है, ये R2 लिखा हुआ है और ये भी C लिखा हुआ है। अब इसने बोला गया S2 इज क्लोज्ड फर्स्ट एंड केप्ट क्लोज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। अगर आपने ऐसे S2 को, ये S2 था, ये S1 है, ये S2 है, इसको अगर आप क्लोज करके रखेंगे तो इसके जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा वो 2E हो जाएगा, और चार्ज इस पे बन जाएगा 2CE, इस पे -2C ऐसा बन जाएगा। ठीक है, लंबे टाइम तक आपने बंद रखा। जस्ट ऑफ द इंस्टेंट द करंट, अब जैसे आप इस S1 को बंद करेंगे, जैसे ही आप इस S1 को बंद करेंगे, अब भाई ये तो पोटेंशियल डिफरेंस जस्ट तो चार्ज नहीं फ्लो हो जाएगा, तो ये तो अपने क्रॉस पोटेंशियल इतना ही शो करेगा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे पोटेंशियल अगर आप 0 मान लें तो यहाँ पे कितना जाएगा E, तो यहाँ पे भी E, और t = 0 पे इस पे कोई चार्ज नहीं है तो ये शॉर्ट हो सकता है, पर इस पे चार्ज है, और ये फिर नया सर्किट बन गया। अब इसकी स्टेडी स्टेट नहीं है, अब ऐसे नहीं कैसे इसको ओपन करें, बिकॉज इसकी स्टेडी स्टेट नहीं है, क्योंकि ये तो अभी नया सर्किट में चला गया ना आपके पास में, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस शो करेगा वो 2E का करेगा। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे, फिर यहाँ पे अगर आपने 0 मान दिया फिर यहाँ पे 2E दिखाई देगा आपको, बहुत समझ आ रही है? इसका मतलब उस इंस्टेंट पे इससे कोई करंट नहीं जाएगा उस इंस्टेंट पे। मैंने इस वाले कंसेप्ट से देखा, सडन चार्ज नहीं बदल सकता ना, जिसके तो पोटेंशियल 2E ही रहेगा, बेसिकली तो पोटेंशियल 2E रहेगा। बेसिकली सोच के देखिए, ऐसा नहीं करने से इसको उड़ा दिया वो सब, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि ये इसकी स्टेट थोड़ी है। अब तो नया चार्ज आएगा इसके ऊपर, पता नहीं कितना है वो देखना पड़ेगा करके। तो इनिशियल जो पोटेंशियल डिफरेंस था कैपेसिटर के अक्रॉस, अब वो है उस हिस्से में वही रहेगा। तो यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 2E, यहाँ पे 0 तो यहाँ पे E, तो इसके अक्रॉस जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है वो E आया, तो ऐसे करंट जाएगा इसमें E/R। क्लियर? बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है। तो जब कैपेसिटर में आपके पास कोई सडन डीके वीके होती है, देखना कैपेसिटर पे जो इनिशियल चार्ज था वैसा पोटेंशियल डिफरेंस वो मेंटेन करके चलेगा उस सडन उस इंस्टेंट पे जस्ट। तो जैसे कि पोटेंशियल 2E था तो 2E की बैटरी तरह काम कर रहा था उस इंस्टेंट पे। फिजिकल चार्ज कम होगा ज्यादा होगा वो अलग बात है। क्लियर? तो बढ़िया सवाल है बच्चों, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए। तो आपका आंसर आ जाएगा E/R1 टुवर्ड्स लेफ्ट, तो सेकंड ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो ये था आपके पास प्रॉब्लम नंबर 15। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 16 की बात करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। बोल रहा है, ए कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक इट इज डिस्चार्जिंग थ्रू रेजिस्टर। एट सम इंस्टेंट द डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, देन। तो यहाँ पे आपके पास में से कैपेसिटर था, यहाँ पे ऐसे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, आपने इसमें से डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर रहे हैं। क्लियर? तो पहले इक्वेशन थी Q इज इक्वल टू Q0 e⁻t/2। देखिए, सडन आफ्टर इंसर्टिंग चार्ज नहीं बदल सकता, भाई चार्ज रेजिस्टेंस से धीरे धीरे चार्ज चेंज होगा, सडन चेंज नहीं आएगा। तो अगर जस्ट आफ्टर द इंसर्शन चार्ज तो नहीं बदलेगा, चार्ज तो सेम रहेगा। करंट पे हम थोड़ा देख सकते हैं, भाई आपके पास में Q सेम का सेम रहेगा, तो I की इक्वेशन क्या बन जाएगी, Q0 डिवाइड बाई टाउ e⁻t/τ। तो I की इक्वेशन पहले ऐसी थी, Q0 बाय RC e⁻t/τ, ये इनिशियल था। जैसे आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा C की जगह KC e⁻t/τ। तो करंट डिक्रीज कर जाएगा, करंट डिक्रीज कर जाएगा। तो जस्ट आफ्टर इंसर्शन करंट विल इंक्रीज, गलत बात।
चार्ज चेंज नहीं होगा, सडन चार्ज चेंज नहीं होता है। और थर्ड में बोला कि जस्ट आफ्टर इंसर्शन डायरेक्टेड एनर्जी इन द कैपेसिटर विल इंक्रीज। तो चार्ज सेम है आपके पास में, तो एनर्जी कितनी है, Q²/2C है, तो C तो बढ़ जा रहा है, तो एनर्जी घटेगी आपके पास में, बढ़ेगी नहीं, एनर्जी घटेगी। तो ये वाली बात भी गलत होगी। आफ्टर द इंसर्शन टाइम कॉन्स्टेंट विल इंक्रीज, ये बात सही है। टाइम कॉन्स्टेंट RC होता है आपके पास में, तो R तो सेम है पर C बदल गया। अगर मैं आपको पता सिंगल ऑप्शन करेक्ट था तो आपको डायरेक्ट D तो कंफर्म थे आपके पास सही है, तो आप वहीं से भी टिक करके आगे निकल सकते थे अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 17 में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए बोला। ये कैपेसिटर है, यहाँ पे ये ऐसे कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर है, ठीक। फिर ये पॉइंट x है, ये पॉइंट y है, तो ये सारे पॉइंट का नाम भी x हो गया, इसका नाम भी x हो गया, ये y हो गया, ये वाला y हो गया, इसको कुछ नाम दे दीजिए वैसे कुछ p। तो आप सर्किट रीड्रॉ कर लीजिए, जब दिखे ना तो रीड्रॉ करिए x, y और p के बीच में। सबसे पहला कैपेसिटर x और p के बीच में है, बना दीजिए, इसको यहाँ से उड़ा दीजिए। फिर p और x के बीच में है, इसको बना दीजिए, यहाँ पे इसको भी उड़ा दीजिए। ये भी 1 था, ये भी 1 था, तो दोनों 1 1 है। फिर ये वाला देखते हैं x और y के बीच में है, ऐसा बना दीजिए, और ये 2 है, ठीक। और फिर p और y के बीच में ऐसा 1 बना दीजिए, तो 1 1 2 और 2 और 1 2/3, 2/3 प्लस 2, तो ये आपके पास में 8/3 आ गया। तो थर्ड ऑप्शन आपके पास में मैच कर जाएगा 8/3। फिर हम लास्ट प्रॉब्लम की बात करें तो 18th प्रॉब्लम को देखते हैं। 18th प्रॉब्लम में क्या बोला गया, आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है ए और बी के बीच में। अगेन से क्यों रीड्रॉ करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे ये 2 है, इसको 2 रखिए, ये यहाँ पे 1 है, इसको 1 रखिए, ठीक है। और इसके बीच में फिर यहाँ पे ऐसे अपने 5 लगा रखा है, क्लियर। यहाँ पे ऐसे 4 है, ठीक है। और इन दोनों को 6 और 3 को जोड़ दीजिए तो 18 और 2, ये यहाँ पे 2 बन जाएगा। तो आपको इन दोनों पॉइंट्स में निकालना है, दिस पॉइंट बी एंड दिस पॉइंट इज, तो ये वी स्टोन बन गया 1/2 1/2, तो ये उड़ गया, ऐसा कोई मतलब नहीं है। तो ये कितना बन गया, यहाँ पे 2/3 और 2/3 और वो बन गया 8/6, दैट इज 4/3। तो नेट अगर आप देखेंगे तो ये 2 फैराड बन जाएगा आपके पास में, तो सेकंड ऑप्शन मैच कर जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके साथ में पेपर खत्म होता है। पेपर के लेवल की आप बात करें, ठीक ठीक था, मतलब टफ नहीं था, बहुत ज़्यादा एवरेज पेपर था। ओके, थैंक यू।